Hello student, welcome to our next lecture of bookkeeping and accountancy. In last lecture, we have studied classification of account. As per double entry accounting system, accounts are divided in three types, that is real account, nominal account and पर्सनल अकाउंट। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा कि हमारे जो अकाउंट्स हम तैयार करते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप के। एक तो वो अकाउंट रियल अकाउंट हो सकता है, या तो नॉमिनल अकाउंट हो सकता है, या तो पर्सनल अकाउंट हो सकता है। ओके, म्हणजे आपण जे काही अकाउंट्स डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम मध्ये तयार करतो ते किती प्रकारचे असतात? तीन प्रकारचे। दैट अकाउंट मे बी रियल अकाउंट, दैट अकाउंट मे बी नॉमिनल अकाउंट और दैट अकाउंट मे बी पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट इज द अकाउंट ऑफ असेट्स, इज द अकाउंट ऑफ असेट्स। म्हणजे रियल अकाउंट कोणाचं अकाउंट असतं? असेट्सचं। That may be tangible asset or that may be intangible assets. Assets that may be tangible or that may be intangible or intangible. Okay. म्हणजे कोणत्याही प्रकारचं असेट, मग ते टँजिबल असेल किंवा इनटँजिबल, त्याचं अकाउंट कोणतं असतं? रियल अकाउंट। Nominal account. Nominal account is the account of expenses or losses, and it also includes incomes or gains. So nominal account is the account of expenses or losses or incomes or gains. यांचं जर अकाउंट असेल, म्हणजे कोणत्याही एक्सपेन्सेसचं जर अकाउंट असेल किंवा कोणत्याही प्रकारे इन्कमचं अकाउंट असेल तर ते कशामध्ये येतं? नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट इज द अकाउंट ऑफ पर्सन, दैट मे बी नॅचरल पर्सन, दैट मे बी नॅचरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन। मतलब किसी भी तरह के अगर पर्सन का नाम रहेगा या पर्सन के नाम का अकाउंट रहेगा, चाहे वो नेचुरल पर्सन हो या आर्टिफिशियल पर्सन हो। नेचुरल पर्सन मतलब ह्यूमन बीइंग, आदमी के नाम का अकाउंट। और अगर आर्टिफिशियल पर्सन है उसका मतलब क्या होगा? आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब किसी भी तरह का कंपनी, किसी भी तरह का हॉस्पिटल, किसी भी तरह का कॉलेज, किसी भी तरह का बैंक, किसी भी तरह का इंस्टीट्यूशन, अगर इनके नाम का अकाउंट रहेगा तो वो किसमें आएगा? पर्सनल अकाउंट, क्योंकि वो सब क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। और इसमें इंक्लूड होता है और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन मतलब इसमें ये जो अकाउंट्स रहते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? दे रिप्रेजेंट आइदर आर्टिफिशियल पर्सन और दे रिप्रेजेंट आइदर नॅचरल पर्सन। म्हणजे रिप्रेजेंटेटिव्ह पर्सन म्हणजे हे जे अकाउंट असतात ते कोणाला रिप्रेजेंट करतात? एक आर्टिफिशियल पर्सनला रिप्रेजेंट करतात किंवा नॅचरल पर्सनला रिप्रेजेंट करत असतात। आता हे अकाउंट कसे आयडेंटिफाय करायचे हे तुम्हाला मी आता डिटेल मध्ये सांगणार आहे। ओके, सो यहाँ पे हमें इतना याद रखना है कि अकाउंट्स के तीन टाइप रहेंगे, रियल, नॉमिनल और पर्सनल। तो आज हम क्या स्टडी करेंगे? आज हम स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट एज रियल, नॉमिनल और पर्सनल। म्हणजे आज आपण काय स्टडी करणार की आपल्याला
वेगवेगळ्या प्रकारचे अकाउंट्स दिले जातील आणि तुम्हाला ते क्लासिफाय करायचे आहे, तुम्हाला ते आयडेंटिफाय करायचे आहे की दिलेलं अकाउंट रिअल आहे, नॉमिनल आहे का पर्सनल आहे. ओके, तर अशा प्रकारे आपल्याला त्याचं आइडेंटिफिकेशन आज शिकायचं है. ओके, तो आज क्या सीखेंगे कि आपको अलग अलग अकाउंट्स दिए जाएंगे और हमें उसको आइडेंटिफाई करना है कि दिया हुआ अकाउंट रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है या पर्सनल अकाउंट है. ओके, हाँ. सो लेट्स स्टार्ट विद अवर क्वेश्चन. या ठिकाणी मी जे काही आता क्वेश्चन लिहिणार आहे आणि जे सोल्युशन आपण इकडे करणार आहोत ते क्वेश्चन आणि सोल्युशन तुम्हाला तुमच्या नोटबुक मध्ये लिहायचे आहे. आलं लक्षात? आणि हे प्रत्येक लेक्चरला तसं करायचं है. हर एक लेक्चर में आपको क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और उसका सोल्यूशन हम यहाँ पे लिखेंगे, वो पूरा क्वेश्चन और उसका पूरा सोल्यूशन आपको नोटबुक में लिखना है. ये मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगा कि लिखना है. यहाँ पे सॉल्व किया मतलब आपको लिखना ही है. आलं लक्षात? लक्षात ठेवून द्यायचं, इथे मी जे काही सॉल्व करेल ते तुम्हाला नोटबुक मध्ये लिहायचंच आहे. पुन्हा पुन्हा विचारण्याची गरज नाही की लिहायचं का, लिहायचंच आहे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन. Question number 1. Classify the following account as real account, nominal account or personal account. Okay, so in this way question will be given to you that classify the following accounts as real account, nominal account or personal account. आणि या ठिकाणी तुम्हाला अकाउंटची लिस्ट दिली जाईल. डिफरंट अकाउंट्स will be given to you here. Samir's account. Second is furniture account. Third is goodwill account. Fourth is capital account. Fifth is drawings account. Sixth is salaries account. Seventh is wages account. Eighth is sales account. Ninth is purchases account. 10th is rent paid account. 11th is rent received account. 12th is electricity bill account. 13 is patent account. 14 HDFC bank account. 15 bank loan account.
16, machinery account 70, cash account. Okay, so enough. So here total 17 accounts are given to you, and you have to identify either given account is real account, nominal account और पर्सनल अकाउंट। यहाँ पे आपको टोटल 17 अकाउंट दिए हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है कि दिया हुआ अकाउंट रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है या पर्सनल अकाउंट है। ओके, तो अभी हम उसका आंसर लिखते हैं, मतलब उसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। देखो हम किस तरह से उसका सॉल्यूशन करेंगे। उसके लिए हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे और टेबल ड्रॉ करने के बाद हम उसका सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ पे मैं एक टेबल ड्रॉ करता हूँ। थोड़ा सा बड़ा कॉलम लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा अपन कॉलम की मोटे अकाउंट ले जाए। Okay, so in this way, here I have drawn total 4 column. First column is serial number. यहाँ पे मैं कॉलम का नाम देता हूँ serial number SA. Here account. Okay, या ठिकाणी तो account figure. Next column here nature and last column type of account. Type of account. Okay, तो इस तरह से हम यहाँ पे कॉलम्स ड्रॉ करेंगे। पुनः का कॉलम कौन से ड्रॉ करें? Serial number, account, nature and type of account. Okay, so in this way you have to draw columns in your notebook also. So let's start with solution. यहाँ पे मैं लिखता हूँ solution. First is given Samir's account. First is Samir's. Samir's account. Now you have to identify either Samir account is real account, nominal account or personal account. Okay. See, what is given Samir account? अगर हम इसको देखेंगे तो हमें तुरंत पता चलेगा समीर मतलब
किसी पर्सन का नाम है और समीर कौन सा पर्सन है? नेचुरल पर्सन। तो समीर अकाउंट कौन से अकाउंट में आएगा? पर्सनल अकाउंट। कौन से अकाउंट में आएगा? पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पे मैं नेचर लिखूंगा। नेचर मतलब क्या? कि वो कौन सा पर्सन है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं नेचुरल पर्सन। समीर इज नेचुरल पर्सन। और नेचुरल पर्सन अगर है तो उसका अकाउंट कौन सा आएगा? पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सन जरी असेल तरी त्याचं अकाउंट कोणते? तर पर्सनल अकाउंट। ओके, सो समीर इज अ नेचुरल पर्सन एंड देयरफॉर टाइप ऑफ अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पर्सनल अकाउंट। ये हो गया आपका समीर अकाउंट। नेक्स्ट इज फर्नीचर। सेकंड इज फर्नीचर। फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर, क्या फर्नीचर किसी आदमी का नाम है? बिल्कुल नहीं, बराबर। क्या फर्नीचर कोई असेट है? यस, फर्नीचर इज एन असेट। फर्निचर काय आहे? आपलं असेट आहे, आपली प्रॉपर्टी आहे, हे आपण आधी पण बघितलेलं आहे. ओके, सो फर्निचर इज एन असेट. नाउ टेल मी, फर्निचर इज एन इंटेंजिबल असेट और टेंजिबल असेट? फर्निचर असेट आहे, मग कोणत्या प्रकारचं आहे? टेंजिबल का इंटेंजिबल? फर्निचर इज टेंजिबल असेट बिकॉज वी कैन टच फर्निचर और वी कैन सी दी फर्निचर. फर्निचरला आपण बघू शकतो, त्याला टच करू शकतो, म्हणून फर्निचर कोणतं असेट आहे? टेंजिबल असेट. तो मैं यहाँ पे नेचर में लिखूंगा फर्नीचर इज टेंजिबल असेट. और अगर वो टेंजिबल असेट है या असेट है तो असेट का अकाउंट कौन सा रहेगा? रियल अकाउंट. अभी मैंने आपको कहा चाहे कौन सा भी असेट हो, चाहे टेंजिबल असेट हो या इनटेंजिबल असेट हो, असेट का अकाउंट कौन सा रहेगा? रियल अकाउंट. सो हियर टाइप ऑफ अकाउंट इज रियल अकाउंट. नेक्स्ट इज गुडविल. नेक्स्ट इज गुडविल अकाउंट. Now goodwill. Goodwill is not name of the person. गुडविल म्हणजे कोणत्या व्यक्तीचं नाव आहे का? नाही. गुडविल इज नॉट नेम ऑफ एनी कंपनी. किसी कंपनी का भी नाम नहीं है. अगर कंपनी का नाम रहता तो वहां पे क्या रहता? गुडविल लिमिटेड, गुडविल प्राइवेट लिमिटेड, गुडविल ट्रेडर्स. यहाँ पे आपको सिर्फ गुडविल अकाउंट लिया है. गुडविल जो हम लोगों ने पहले भी सीखा है कि गुडविल हमारा असेट है. क्या है? असेट. गुडविल काय आहे? आपलं असेट आहे. आणि गुडविल हे कोणत्या प्रकारचं असेट आहे? टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट? गुडविल इज एन इनटेंजिबल असेट. गुडविल इज एन इनटेंजिबल. देयर आर 4 intangible assets. Okay, that is goodwill, patent, copyright and trademark. ये 4 जो असेट है कौन से है? इनटेंजिबल असेट. सो गुडविल इज एन इनटेंजिबल असेट. मग मी नेचर मध्ये लिहिणार इनटेंजिबल असेट. और अगर वो इंटेंजिबल असेट है, बराबर, तो उसका अकाउंट कौन सा रहेगा? रियल, नॉमिनल या पर्सनल? कौन सा रहेगा? रियल अकाउंट. क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है किसी भी तरह का असेट, चाहे वो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल, उसका अकाउंट कौन सा रहेगा? रियल अकाउंट. सो यहाँ पे मैं लिखूंगा रियल अकाउंट. नेक्स्ट वन इज कैपिटल. कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट इज नॉट नेम ऑफ द पर्सन. कैपिटल अकाउंट किसी पर्सन का नाम नहीं है. व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल मीन्स अमाउंट ऑफ मनी
इन्व्हेस्टेड बाय द ओनर इन द बिझनेस. म्हणजे ओनर बिझनेस मध्ये जे पैसे इन्व्हेस्ट करतो त्याला म्हटलं जातं कॅपिटल. सो कॅपिटल means amount of money invested by the owner. So capital is not name of the person. Name of the person ते काय capital म्हणजे पर्सनचं नाव नाहीये. Capital is also not your asset. Remember, जब हम लोगों ने कैपिटल का कंसेप्ट सीखा था तब मैंने आपको बताया था कि कैपिटल आपका असेट नहीं है, बट कैपिटल इज लायबिलिटी. कैपिटल क्या है? लायबिलिटी. कैपिटल लायबिलिटी है. वो लायबिलिटी क्यों है वो भी मैंने कंसेप्ट जब हम लोगों ने सीखे थे तब आपको बताया था. ओके. कैपिटल किसी पर्सन का नाम नहीं है. कैपिटल किसी भी तरह का एक्सपेंसेस नहीं है, या कैपिटल लॉस भी नहीं है. फिर कैपिटल है क्या? तो कैपिटल इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. कौन सा है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. बिकॉज कैपिटल रिप्रेजेंट्स मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर. कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता है? ओनर को रिप्रेजेंट करता है. देखो यहाँ पे दो चीजें हमें याद रखनी है. कैपिटल एंड ओ, कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स. Capitals and drawings both represents owner. कैपिटल और ड्राइंग किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ओनर. मतलब जब मैं कहता हूं कैपिटल, उसका मतलब होता है ओनर ने इन्वेस्ट किया हुआ पैसा. और जब मैं कहता हूं ड्राइंग, उसका मतलब होता है ओनर ने बिजनेस से निकाला हुआ पैसा या गुड्स या असेट. तो दोनों जगह एक इसको रिप्रेजेंट करता है? ओनर को. हे लक्षात ठेवून घ्या. कॅपिटल आणि ड्रॉइंग कोणाला रिप्रेजेंट करतात? ओनर. ओनर म्हणजे मालक. दॅट ओनर मे बी आर्टिफिशियल पर्सन और नॅचरल पर्सन. हा ओनर म्हणजे एखादी कंपनी देखील असू शकते किंवा एखादा नॅचरल पर्सन देखील असू शकतो. सो ओनर मे बी नॅचरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन. नॅचरल पर्सन मीन्स ह्युमन बीइंग म्हणजे माणूस, आणि आर्टिफिशियल पर्सन म्हणजे कोणत्याही प्रकारची कंपनी, कोणत्याही प्रकारची बँक, कोणत्याही प्रकारची इंस्टीट्यूशन, उसे कहा जाएगा आर्टिफिशियल पर्सन. ओके. तो हमें यहाँ पे याद रखना है कैपिटल एंड ड्रॉइंग बोथ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बिकॉज दे रिप्रेजेंट्स ओनर. तो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ओनर. और ओनर कौन हो सकता है? ओनर में बी आर्टिफिशियल पर्सन और ओनर में बी नेचुरल पर्सन. एंड देयरफॉर कैपिटल इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, पर्सनल अकाउंट, और यू कैन से रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. यहाँ पे मैं लिखता हूं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, रिप्रेजेंट या ऐसा लिखते हैं रिप्रेजेंट्स ओनर. कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता है? ओनर को रिप्रेजेंट करता है. और ओनर कौन हो सकता है? नेचुरल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन. एंड देयरफॉर कैपिटल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट. नेक्स्ट इज ड्रॉइंग्स अकाउंट. ड्रॉइंग्स अकाउंट या ठिकाणी मी तुम्हाला आधीच सांगितलं कॅपिटल अँड ड्रॉइंग बोथ रिप्रेजेंट्स ओनर. व्हॉट इज ड्रॉइंग? ड्रॉइंग मीन्स एनी काइंड ऑफ गुड्स, कैश और असेट विड्रॉ बाय ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज. विड्रॉ बाय ओनर मतलब किसने विड्रॉ किया? ओनर ने. सो बोथ कैपिटल एंड ड्रॉइंग बोथ रिप्रेजेंट्स ओनर.
म्हणजे दोन्ही देखील कोणाला रिप्रेझेंट करतात, ओनरला. सो ड्रॉइंग अकाउंट ऑल्सो रिप्रेझेंट्स ओनर. And therefore drawing account is a personal account. Drawing account is a personal account. Next is salary account. Salaries account. Salaries account indicate salary paid to your employees. सैलरी अकाउंट जब हम कहते हैं उसका मतलब कंपनी ने, बिजनेस ने एम्प्लॉय को सैलरी दिया. सो सैलरी इज ऑलवेज एन एक्सपेन्सेस फॉर द कंपनी. सैलरी कंपनीसाठी किंवा बिझनेससाठी काय असणार आहे, एक्सपेन्सेसच असणार आहे. सॅलरी म्हणजे काय, आपण आपले जे एम्प्लॉई असतात, कर्मचारी असतात, त्यांना जो पगार देतो त्याला काय म्हटलं जातं, सॅलरी. ऑफिस स्टाफला जो पगार दिला जातो दॅट इज कॉल्ड ॲज अ सॅलरी. अँड आपण जे वर्कर्स असतात, वर्कर्सला जो पगार दिला जातो त्याला म्हटलं जातं वेजेस. सो सॅलरी इज गिवन टू ऑफिस स्टाफ एंड वेजेस आर गिवन टू वर्कर्स. सैलरी मतलब जो पगार हम ऑफिस स्टाफ को देते हैं उसे कहा जाता है सैलरी. जैसे क्लर्क रहेगा, अकाउंटेंट रहेगा, मैनेजर रहेगा, उसको जो पगार दिया जाएगा उसे कहा जाएगा सैलरी. अगर कोई वर्कर है, वर्कर को जो पगार दिया जाता है उसे क्या कहा जाएगा, वेजेस. सो बोथ आर एक्सपेंसेस फॉर द बिजनेस और बोथ आर एक्सपेंसेस फॉर द कंपनी. दोन्ही देखील कंपनीसाठी काय आहे, एक्सपेंसेस आहे. सो सैलरी इज ओके. सो सैलरी इज एन एक्सपेंसेस फॉर द बिजनेस. तो यहाँ पे इसको एक्सपेंसेस. और अगर कोई एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस का अकाउंट कौन सा रहेगा, रियल, नॉमिनल या पर्सनल, कौन सा रहेगा, नॉमिनल अकाउंट. सो सैलरी अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट बिकॉज सैलरी इज एन एक्सपेंसेस फॉर द बिजनेस. सैलरी नॉमिनल अकाउंट येईल कारण की सॅलरी काय आहे, एक्सपेंसेस आहे. नेक्स्ट wages. Wages account. Wages are paid to worker. Wages मतलब एक तरह का पगार ही है जो किसको दिया जाता है, वर्कर को. बरोबर. म्हणजे कंपनीमध्ये काय ऑफिस स्टाफ असतो आणि वर्कर असतात. ऑफिस स्टाफ म्हणजे क्लर्क, अकाउंटंट, सुपरवायझर, मॅनेजर हे झाले ऑफिस स्टाफ मध्ये. आणि काही वर्कर्स असतात. बरोबर. म्हणजे रॉ मटेरियल उचलण्याचं काम करायचं किंवा प्रत्यक्षात फॅक्टरीमध्ये जी लोक काम करतात ते काय असतात, वर्कर असतात. ऑफिस स्टाफ को जो पगार दिया जाएगा उसे कहा जाएगा सैलरी और वर्कर को जो पगार दिया जाएगा उसे कहा जाएगा वेजेस. इट मीन्स वेजेस एंड सैलरी बोथ आर एक्सपेंसेस फॉर द बिजनेस. म्हणजे वेजेस पण काय आहे, बिझनेससाठी एक्सपेंसेसच आहे. And account of expenses is nothing but nominal account. Nominal account. Okay. तो wages चे जे अकाउंट आहे ते पण कोणते ना, nominal, because wages is an expenses for the business. Next is sales. Next is sales. Sales account. Sales account indicate sale of goods or services. म्हणजे आपण आपल्या बिझनेस मध्ये जो गुड्स विकला आणि त्याच्यामधून जे पैसे आले त्या अकाउंटला काय नाव दिलं जातं, सेल्स अकाउंट. इट मीन्स जेव्हा आपण सेल्स करतो, गुड्स विकतो, तेव्हा आपल्याला पैसे येणार का जाणार. बताओ. अगर हम गुड्स बेचेंगे, बराबर, तो अगर गुड्स बेचते हैं तो पैसा आएगा या जाएगा, पैसा आएगा. और अगर पैसा आया तो उसे कहा जाएगा इनकम. क्या कहा जाएगा, इनकम. बराबर. सो सेल्स इंडिकेट्स इनकम. सेल्स क्या है आपके लिए या बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है.
इनकम. आता सांगा बरं इनकमचं अकाउंट कोणतं येईल? रियल, नॉमिनल और पर्सनल? कोणतं अकाउंट येणार आहे? नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट इज द अकाउंट ऑफ इनकम अँड एक्सपेन्सेस. बरोबर, इनकम और एक्सपेंसेस का अकाउंट कौन सा? नॉमिनल अकाउंट. तो यहाँ पे आएगा नॉमिनल अकाउंट. ओके, यहाँ पे आपको याद रखना है सेल्स आपके लिए क्या है? इनकम है. नेक्स्ट इज परचेसेस. परचेसेस अकाउंट. परचेसेस. Purchases indicate purchase of raw material. Purchase of raw material. और ये क्या है? Purchase of goods. आता मला सांगा जर तुम्ही रॉ मटेरियल परचेस केलं किंवा कोणत्याही प्रकारचं गुड्स परचेस केलं तर पैसा येणार का जाणार? सेल्स केलं तर काय होतं? पैसा येतो. आता जेव्हा तुम्ही कोणत्याही प्रकारची गोष्ट परचेस करता तेव्हा पैसा येतो का जातो? बताओ, पैसा आएगा या जाएगा? पैसा जाएगा. ओके, मतलब परचेसेस करने के कारण आपका एक्सपेंसेस होता है. क्या होता है? खर्चा होता है. सेल्स किया तो आपको इनकम होगा और अगर परचेस किया तो आपको एक्सपेंसेस होगा. सो परचेसेस इंडिकेट एक्सपेंसेस. परचेसेस इज एन एक्सपेंसेस फॉर द बिजनेस. तो परचेसेस बिजनेस साठी काय आहे? एक्सपेंसेस आहे. एक्सपेंसेस. आणि जर ते एक्सपेंसेस आहे मग त्याचं अकाउंट कोणते येईल सांगा बरं? रियल, नॉमिनल और पर्सनल? कोणते येणार आहे? नॉमिनल अकाउंट. बिकॉज अकाउंट ऑफ इनकम एंड अकाउंट ऑफ एक्सपेंसेस इज अ नॉमिनल अकाउंट. तो यहाँ पे आप लिखेंगे नॉमिनल अकाउंट. नेक्स्ट इज रेंट पेड अकाउंट. रेंट हमें सबको पता है, भाड़ा दिया जाता है ना, उसे क्या बोला जाता है? रेंट. अभी यहाँ पे बोला है पेड. पेड मतलब हम लोगों ने रेंट दिया. रेंट दिया. जब भी वर्ड आएगा पेड तब आपको समझ लेना है पेड का मतलब होगा एक्सपेंसेस. जब भी आएगा वर्ड कौन सा वर्ड आएगा? यहाँ पर मैं लिखता हूँ पेड. पेड का मतलब होगा एक्सपेंसेस. पेड मतलब ही आपका एक्सपेंसेस. क्योंकि पेड का मतलब आप लोगों ने पैसा दिया. पैसा दिया मतलब आपका खर्चा हुआ. और अगर वर्ड आता है रिसीव्ड, बराबर, तो आपके लिए क्या रहेगा? वो इनकम. रिसीव्ड मतलब आपको पैसा मिला, आप लोगों ने पैसा रिसीव किया. तो ओके, तो पेड इंडिकेट एक्सपेंसेस एंड रिसीव्ड इंडिकेट इनकम. So what is given here? Rent paid. It means you have paid rent. So rent paid is an expenses for the business. वो आपके लिए या आपके कंपनी के लिए या आपके बिजनेस के लिए क्या रहेगा? एक्सपेंसेस. So rent paid is an expenses. आणि एक्सपेंसेस आहे म्हणजे कोणतं अकाउंट येणार? नॉमिनल अकाउंट. नेक्स्ट इज rent received account. Next is rent received. Okay, rent received. बघा, जसं रेंट पेड केलं जाऊ शकतं तसंच रेंट मिळू देखील शकतं. बरोबर, म्हणजे रेंट दोन्ही प्रकारचं असू शकतं. रेंट पेड पण असू शकतं किंवा रेंट रिसीव्ड पण असू शकतं. ओके, पण आता रिसीव्ड म्हणजे तुम्हाला रेंट मिळालं. मिळालं म्हणजे काय झालं? एक्सपेन्सेस झालं का इन्कम झालं? पैसे आले का गेले? पैसे आले. पैसे आले म्हणजे काय झालं? इन्कम. ओके, सो रेंट पेड इज एन इनकम. रेंट रिसीव्ड इज एन इनकम. तो यहाँ पे हम लिखेंगे इनकम. अगर इनकम है तो इनकम का अकाउंट कौन सा रहेगा? बताओ, रियल, नॉमिनल या पर्सनल? कौन सा रहेगा? नॉमिनल अकाउंट. सो हियर
nominal account. Next is electricity bill account. आता इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट, लाईटचं बिल येते ना, बरोबर, ते अकाउंट. मग आता लाईटचं बिल हे तुमच्यासाठी इन्कम आहे का एक्सपेन्सेस? जस्ट टेल मी. इलेक्ट्रिसिटी बिल इज एन इनकम और एक्सपेंसेस फॉर बिजनेस. बताओ, लाइट का बिल आया तो क्या हमें पैसा मिलेगा, क्या पैसा भरना पड़ेगा? पैसा भरना पड़ेगा, बराबर. मतलब ये हमारे लिए क्या हुआ? एक्सपेन्सेस. पैसा जाएगा ना बिल भरोगे तो. अरे का लाईटचं बिल भरलं म्हणजे आपल्याकडनं पैसे जाणार, म्हणजे काय झालं? एक्सपेन्सेस. सो इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट इज एक्सपेन्सेस. और एक्सपेंसेस से तो कौन सा अकाउंट आएगा? नॉमिनल अकाउंट. नेक्स्ट इज पेटेंट अकाउंट. पेटेंट अकाउंट, क्या आपको कुछ याद आ रहा है? पेटेंट नाम सुना है? यस, मैंने कंसेप्ट में लिया था. इनटेंजिबल असेट्स. कौन कौन से इनटेंजिबल असेट्स आहे? 4 असेट्स आहेत, ते लक्षात ठेवून घ्या. इनटेंजिबल असेट, गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एंड पेटेंट. ये 4 का है इनटेंजिबल असेट. So patent is intangible, is an intangible asset. Okay. पेटंट कोणतं असेट आहे? इनटेंजिबल. आणि असेटचं अकाउंट कोणतं असतं? रियल, नॉमिनल और पर्सनल. असेट्स अकाउंट इज एन रियल अकाउंट. विच अकाउंट? रियल अकाउंट. मतलब चाहे वो टेंजिबल असेट हो या इनटेंजिबल असेट हो, उसका अकाउंट कौन सा रहेगा? रियल अकाउंट. नेक्स्ट इज HDFC बैंक अकाउंट. 14 HDFC बैंक अकाउंट. HDFC बैंक, HDFC बैंक is an artificial person. हम लोगों ने आर्टिफिशियल पर्सन में पहले भी मैंने कहा है, किसी भी तरह की कंपनी का नाम, किसी भी तरह का कॉलेज का नाम, किसी भी हॉस्पिटल का नाम, किसी भी इंस्टीट्यूशन का नाम, किसी भी बैंक का नाम, ये सब आर्टिफिशियल पर्सन है. हमारा लॉ कहता है कोई भी कंपनी, कोई भी बैंक, कोई भी सोसाइटी, कोई भी इंस्टीट्यूशन आर्टिफिशियल पर्सन माना जाएगा. सो HDFC बैंक इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन. आणि जर तो आर्टिफिशियल पर्सन आहे, मग त्याचं अकाउंट कोणतं येणार आहे? रियल, नॉमिनल और पर्सनल. पर्सनल अकाउंट. नेक्स्ट इज बैंक लोन अकाउंट. बैंक लोन अकाउंट. बैंक लोन is liability for the business. बैंक लोन क्या है? बिजनेस के लिए liability है. बैंक लोन मतलब ये इंडिकेट करता है कि हम लोगों ने किसी बैंक से कर्जा लिया है. किसी बैंक से कर्जा लिया है, मतलब हम लोगों को उस बैंक को पैसा देना है. देना है, दिया नहीं. दिया तो वो एक्सपेंसेस बनता है. पैसा देना है मतलब वो बैंक लोन, मतलब हमारे ऊपर कर्जा है. सो बैंक लोन रिप्रेजेंट्स लोन टेकन फ्रॉम पर्टिकुलर बैंक. बैंक लोन क्या रिप्रेजेंट करता है कि हम लोगों ने किसी बैंक से कर्जा लिया है. ओके, तो कर्जा मतलब क्या कहते हैं उसको? लायबिलिटी. कर्ज म्हणजे काय? लायबिलिटी. ओके, तो बैंक लोन
रिप्रेजेंट करता है बैंक को। किसको रिप्रेजेंट करता है? बैंक को, क्योंकि हम लोगों ने बैंक से कर्जा लिया है। सो बैंक लोन इज रिप्रेजेंट्स बैंक। इट रिप्रेजेंट्स बैंक। तो बैंक लोन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बैंक को। म्हणजे आपण एखाद्या बँकेकडनं कर्ज घेतलेलं आहे. कोणाकडनं घेतलं? बँकेकडनं. आणि बँक म्हणजे काय आहे? पर्सन आहे. कोणतं पर्सन आहे? आर्टिफिशियल पर्सन. इथेच आपण बघितलं प्रत्येक बँक ही काय आहे? आर्टिफिशियल पर्सन. एंड बैंक लोन रिप्रेजेंट्स बैंक। वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बैंक को। एंड देयरफॉर बैंक लोन इज अ पर्सनल अकाउंट। which account? Personal account. Next one is machinery. Next one is machinery. Machinery account. Machinery is an asset for the business. Machinery business साठी काय आहे? asset. Machinery is which type of asset? Tangible or intangible? Machinery is a tangible asset. Machinery कोणत्या प्रकारचं asset आहे? Tangible. Because we can touch the machinery or we can see the machinery. Machinery ला आपण बघू शकतो किंवा machinery ला आपण टच करू शकतो. And therefore machinery is a tangible asset. Machinery tangible asset आहे. और अगर वो असेट है तो उसका अकाउंट कौन सा आएगा? रियल, नॉमिनल या पर्सनल? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में चाहे वो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल, उसका अकाउंट आता है रियल अकाउंट। नेक्स्ट वन इज कैश अकाउंट। कैश इज ऑल्सो एन असेट ऑफ द बिजनेस। कैश मतलब पैसा। पैसा दिखता है या नहीं दिखता? दिखता है। क्या हम उसको टच कर सकते हैं? और कैश मतलब हमारी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी का मतलब होता है असेट। तो कैश क्या है? असेट है। अभी बताओ कैश टेंजिबल असेट है या इनटेंजिबल? कैश इज अ टेंजिबल असेट। कैश कोणत्या प्रकारचं असेट आहे? टेंजिबल असेट। कारण की कॅश आपण बघू शकतो, कॅश आहे त्याला आपण टच करू शकतो, त्याला स्पर्श करू शकतो आणि म्हणून कॅश कोणता आहे? टेंजिबल असेट. So cash is also real account. Okay, so here our solution is over. इस तरह से हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन क्या हुआ? कंप्लीट हुआ. यहाँ पे कॉलम क्या क्या बनाएंगे? पहला सीरियल नंबर, नेक्स्ट वन इज अकाउंट, नेक्स्ट वन इज नेचर एंड नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ अकाउंट. देखो यहाँ पे नेचर जो कॉलम है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, बराबर. इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे पता चलते जाएगा कि सेल्स क्या है, वेजेस क्या है, क्योंकि आगे जाके आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी. जर म्हणजे आपण जर हा कॉलम आता तयार केला नाही तर पुढे जाऊन मग डिफिकल्टी येते. पण आतापासून जर आपण हा कॉलम तयार केला, बरोबर, तर पुढे जाऊन तुम्हाला अकाउंट एकदम सिंपल जाईल. गॅरंटेड तुम्हाला अकाउंट काय जाणार आहे? सिंपल जाणार आहे. म्हणून डायरेक्ट असं लक्षात ठेवू नका समीर अकाउंट, पर्सनल अकाउंट डायरेक्ट असं नका करू. आधी आपण त्याचं नेचर बघू, म्हणजे तुम्हाला इथे लक्षात येईल की ते असेट आहे का, एक्सपेन्सेस आहे का किंवा लायबिलिटी आहे का, हे तुमच्या लक्षात येईल आणि पुढे जाऊन त्याचा तुम्हाला काय होणार आहे? फायदा होणार आहे. ओके, तो ये पूरा आपको क्वेश्चन और सॉल्यूशन नोटबुक में लिखना है. कल फिर से हम इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन ले लेंगे. ओके, सो दिस इज अबाउट हाउ टू क्लासिफाई अकाउंट्स एज रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल अकाउंट. थैंक यू.